हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ गए हैं हम। पिछले क्लास में हम लोगों ने जस्ट अल्कोहल्स पर बात ख़त्म करी है। आज की क्लास में हम लोग ईथर्स के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो बस लग जाते हैं हम लोग सीधे सीधे काम पर। ईथर कहते हैं किसको है, पहले उस पर थोड़ी बात हो जाए। ROR डैश, आर मतलब एल्किल ग्रुप, चलो कह दिया। इस तरह के कंपाउंड्स को ईथर कहा जाता है। जैसे अगर हम दोनों तरफ R की जगह दोनों तरफ हम मिथाइल लगा दें तो दोनों तरफ मिथाइल है, डाई मिथाइल ईथर। दोनों तरफ हम इथाइल लगा दें, जैसे इधर लिखा वैसे चलो उधर भी लिख देते हैं। इधर भी इथाइल, इधर भी इथाइल, डाई इथाइल ईथर। एक तरफ मिथाइल लगा दें, एक तरफ इथाइल लगा दें, तो मिथाइल और इथाइल, तो इसको बोल देंगे इथाइल मिथाइल ईथर। पहले ई फिर बाद में एम, अल्फाबेटिकली लिखा हुआ है, पहले ई फिर बाद में हम इथाइल मिथाइल ईथर। एक तरफ मिथाइल लगा दे, एक तरफ प्रोपाइल लगा दे, तो मिथाइल प्रोपाइल, पहले एम आएगा बाद में पी आएगा, मिथाइल प्रोपाइल ईथर। एक तरफ देखो टर्शियरी ब्यूटाइल लगा दिया और दूसरी तरफ चलो हम लोगों ने इथाइल लगा दिया। तो ये ई से शुरू होता है, ये टर्शियरी ब्यूटाइल है, ठीक। टर्शियरी ब्यूटाइल, बी से मानते हैं इसको, इस टर्शियरी से मतलब नहीं रखते हैं। तो टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर। तो इस तरह से ईथर्स का स्ट्रक्चर और उनका ये कॉमन नेम है ना, ये सारे नेम कॉमन नेम्स है, IUPAC नेम्स नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम ईथर्स के साथ जो तुम्हें प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं, ईथर्स को लोग कॉमन नेम से एड्रेस करना पसंद करते हैं, तो इसीलिए हमने तुम्हारे साथ कॉमन नेम्स पहले शेयर कर दिया। फिर इन ईथर्स का अगर IUPAC नाम लिखना है तो एल्कोक्सी एल्केन कहते हैं, एल्कोक्सी एल्केन। जैसे अगर हम इसका नाम लिखना चाहें तो जो छोटा वाला एल्किल ग्रुप है ऑक्सीजन के साथ मिला दो, तो मिथाइल और ऑक्सीजन मिलकर के मिथॉक्सी, ठीक। और जो बड़ा वाला एल्किल ग्रुप है इसको एल्केन नाम देंगे, 2 कार्बन है तो इथेन, मिथॉक्सी इथेन हो जाएगा। इसमें नाम लिखना हो, छोटा वाला एल्किल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ मिला दिया, मिथॉक्सी हो गया, और इधर 1 2 3 कार्बन है, ठीक, तो प्रोपेन हो जाएगा, तो मिथॉक्सी प्रोपेन। लेकिन ध्यान देना, इसमें नंबरिंग भी बतानी पड़ेगी। मिथॉक्सी ग्रुप पहले कार्बन पर है, इसीलिए 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। ये दूसरे कार्बन पर भी हो सकता था ना, तो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन हो जाता। तो छोटे केसेज में इसमें तो फर्क नहीं पड़ता है, ये मिथॉक्सी ग्रुप तुम इस कार्बन पर जोड़ो चाहे इस कार्बन पर जोड़ो, हमेशा पहला पोजीशन ही बताएंगे, दूसरा पोजीशन हो ही नहीं पाएगा। मिथॉक्सी इधर जोड़ा है तो ये पहला कार्बन, मिथॉक्सी उधर जोड़ दिया तो वो पहला कार्बन। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, मिथॉक्सी यहाँ जोड़ेंगे तो पहला कार्बन, यहाँ जोड़ेंगे तो दूसरा कार्बन, यहाँ जोड़ देंगे तो फिर से पहला कार्बन हो जाएगा। तो जहाँ पर पोजीशन के बेसिस पर दूसरे आइसोमर्स भी बनाए जा सकते हैं, वहाँ पर पोजीशन बताना ज़रूरी होता है। जहाँ पोजीशन के बेसिस पर कोई और आइसोमर नहीं बनेगा, वहाँ पोजीशन बताना ज़रूरी नहीं होता है। तो यहाँ पोजीशन के बेसिस पर 1 मिथॉक्सी प्रोपेन और 2 मिथॉक्सी प्रोपेन 2 तरह के आइसोमर्स हो सकते हैं, इसीलिए हमें बताना पड़ेगा कि हम 1 मिथॉक्सी प्रोपेन लिखना चाहते हैं कि 2 मिथॉक्सी प्रोपेन लिखना चाहते हैं। इसका IUPAC नाम लिखना चाहे तो इधर 2 कार्बन की चेन, इधर 3 कार्बन की चेन, तो छोटे वाले चेन को ऑक्सीजन के साथ मिला दिया, तो इथाइल और ऑक्सीजन मिला करके इथॉक्सी, 3 कार्बन 1 2 3 प्रोपेन, तो इथॉक्सी, ठीक। पहले कार्बन दूसरे कार्बन पर है तो 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल, ठीक, ये साइड चेन भी तो है, और फिर ये प्रोपेन, 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन की, ये प्रोपेन है, प्रोपेन के दूसरे कार्बन पर इथॉक्सी लगा है, दूसरे कार्बन पर मिथाइल लगा है, तो 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। इस वे में जो है थोड़े ब्रांचिंग वाले केसेज में भी हम लोग IUPAC नेम लिख सकते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों तरफ ये जो R और R डैश है एल्किल ही आए, एरिल भी आ सकता है, जैसे C6H5,
एक तरफ मिथाइल दूसरी तरफ फिनाइल, कॉमन नेम में मिथाइल फिनाइल ईथर, राइट। दोनों तरफ फिनाइल फिनाइल आ जाए, C6H5 C6H5 दोनों तरफ डाई फिनाइल ईथर, ओके। तो जैसा स्ट्रक्चर उस तरह से नाम लिखते चले जाएंगे। सिंपल ईथर्स है तो आईपीएससी नाम भी सोच सकते हैं, बहुत टेढ़े मेढ़े केसेज में आईपीएससी नाम अवॉइड ही कर देते हैं, कॉमन नेम से ही काम चला लेते हैं। ईथर्स को बनाने का मेथड, मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स, ईथर्स को बनाने का मेथड। पहला मेथड विलियमसन सिंथेसिस। अगर अपने पास कोई सोडियम एल्कोक्साइड हो, जैसे सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड, और इसका रिएक्शन हम लोग करा दें किसी प्राइमरी एल्किल हैलाइड से, जैसे प्रोपाइल क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, कुछ भी ले लिया जाए। तो देखो ब्रोमीन पर डेल्टा माइनस, कार्बन पर डेल्टा प्लस, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ ऑक्सीजन पर माइनस का चार्ज है, साथ ही साथ लोन पेयर भी ना, माइनस के चार्ज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोन पेयर है। अगर लोन पेयर न रहे तो माइनस का चार्ज कुछ नहीं करेगा, लोन पेयर का होना ज़रूरी है। सो मोस्टली जहाँ माइनस का चार्ज होता है वहाँ लोन पेयर होता ही है। कोई कोई स्पेशल केस आ जाएगा जहाँ माइनस का चार्ज रहेगा, लोन पेयर नहीं रहेगा। जैसे हम लोग एक बहुत ही कॉमन सिस्टम में BH4 माइनस, या माइनस का चार्ज है लेकिन लोन पेयर नहीं है। क्यों लोन पेयर नहीं है? क्योंकि बोरॉन उसके अंतिम में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। जब बोरॉन पर माइनस चढ़ाओगे तो अंतिम में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन। और अब ये माइनस वाला बोरॉन अपने चारों इलेक्ट्रॉनों को 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ साझेदारी में लगा देगा। तो बोरॉन पर माइनस जरूर है लेकिन लोन पेयर नहीं है, तो बोरॉन यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं कर सकता है, ठीक। लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज भी है, लोन पेयर भी है। तो अपने लोन पेयर को डोनेट करके कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ब्रोमीन निकल जाएगा। तो CH3 CH2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद ये वाला कार्बन, प्लस NaBr। और ध्यान देना कि जब भी रिएक्शन कराएंगे, इधर जो हम लोगों ने एल्किल हैलाइड लिया है ये प्राइमरी होना चाहिए। अगर सेकेंडरी या टर्शरी होगा तो फिर ये रिएक्शन नहीं होगा, फिर एलिमिनेशन होने लगेगा। हम लोग जानते हैं ना, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में कंपटीशन होता है। स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ऑक्सीजन पर जब माइनस का चार्ज है तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग बेस भी है, सब्स्टिट्यूशन भी करा सकता है, एलिमिनेशन भी करा सकता है। तो प्राइमरी अल्किल हैलाइड है तो ठीक है, आसानी से सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, लेकिन सेकेंडरी अल्किल हैलाइड में भीड़ बढ़ जाएगा, सब्स्टिट्यूशन मुश्किल हो जाएगा, तब एलिमिनेशन होने लगेगा। टर्शियरी अल्किल हैलाइड है तो भीड़ और ज़्यादा होगी, सब्स्टिट्यूशन और मुश्किल हो जाएगा, एलिमिनेशन और आसानी से होगा। तो इस रिएक्शन में और भी बहुत सारे डिटेल पॉइंट्स हैं। इस रिएक्शन को हम लोगों ने जब एल्किल हैलाइड को जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो एल्किल हैलाइड का लास्ट लेक्चर, वहाँ पर नेम्ड रिएक्शंस ऑफ एल्किल हैलाइड हमने तुम्हारे साथ शेयर किया है। उसमें विलियमसन ईथर सिंथेसिस को डिटेल में डिस्कस किया है। तो यहाँ पर इस रिएक्शन पर इतनी बात हम करेंगे। इस रिएक्शन के बारे में और डिटेल या तो तुम पहले से पढ़ चुके हो, और नहीं पढ़ा है तो फिर वो वाला लेक्चर तुम्हारे लिए है ना, विलियमसन ईथर सिंथेसिस को वहाँ पर तुम अब पढ़ोगे। दूसरा रिएक्शन जिससे हम लोग ईथर बना सकते हैं, अपने पास कोई एल्किल हैलाइड है, इसका रिएक्शन सिल्वर ऑक्साइड के साथ करा दो, ठीक। 2 बार एल्किल हैलाइड खर्च होगा, ROR प्लस ट्वाइस AgX, ठीक, ट्वाइस AgX।
सिल्वर ऑक्साइड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। सिल्वर आयन की खासियत क्या होती है कि जैसे हैलोजन है और सिल्वर आयन है, तो सिल्वर आयन हैलोजन को पकड़ लेता है, ये अपना लोन पेयर डोनेट करेगा, इसके साथ बॉन्ड बन जाएगा RXAG, और इस पर पॉजिटिव चार्ज, जब ये लोन पेयर डोनेट करेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये बॉन्ड आसानी से टूटेगा। तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल है अब जल्दी आकर के इसके साथ रिएक्शन करेगा। तो यहाँ ऑक्सीजन पर माइनस माइनस 2 बार है, तो ये 2 बार न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, तो दोनों तरफ 2 एल्किल ग्रुप के साथ ही रिएक्शन करेगा। एल्किल में से हैलोजन हटाने का काम कौन करेगा? सिल्वर आयन। सिल्वर कहाँ है? यहाँ पर। तो सिल्वर ऑक्साइड का यहाँ पर स्पेशल डिमांड है। सिल्वर ऑक्साइड में जो सिल्वर आयन है वो हैलोजन को निकालने में मदद करता है। हैलोजन ने लोन पेयर डोनेट किया, हैलोजन पर प्लस आ गया तो इलेक्ट्रॉन खींच करके जल्दी भागेगा, यहाँ पे जगह बनेगी, उसी समय जो भी न्यूक्लियोफाइल है उसके साथ रिएक्शन करेगा। तो ऑक्सीजन पर माइनस का चार्ज है, 2 बार माइनस है, 2 बार सिल्वर तो 2 बार माइनस, 2 बार माइनस है मतलब 2 बार रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, इसलिए दोनों तरफ एक एक एल्किल ग्रुप। तो 2 एल्किल ग्रुप्स के साथ ऑक्सीजन तुम्हारा रिएक्शन करेगा और इस तरह से ईथर बना लेगा। तीसरा मेथड, एडिशन ऑफ अल्कोहल्स टू एल्कीन्स। किसी एल्कीन पर अल्कोहल का एडिशन कर दिया जाए। जैसे सपोज अपने पास एल्कीन ये वाला है, और इसका रिएक्शन हम मिथाइल अल्कोहल के साथ, ठीक, H2SO4 भी चाहिए होगा, करा दे। तो H2SO4 क्या करेगा? H+ आयन देगा। H+ आयन इसके साथ रिएक्शन कराओगे, H को यहाँ जोड़ोगे प्लस यहाँ आएगा, H को यहाँ जोड़ोगे प्लस उधर आएगा। तो जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन है हम उसके बारे में सोचें, हमने H को यहाँ जोड़ा प्लस यहाँ आने दिया, ये कार्बोकैटायन बन गया। उसके बाद ये जो तुम्हारा मिथाइल अल्कोहल है, इधर लिख देते हैं, जो मिथाइल अल्कोहल है, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर डोनेट करके कार्बन से बॉन्ड बना लेगा, CH3 CH CH3, ऑक्सीजन ने कार्बन से बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल है, वो तो तुम जोड़ोगे ही जोड़ोगे। ऑक्सीजन पर प्लस का चार्ज, जब भी ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट करेगा ऑक्सीजन पर प्लस का चार्ज, और फिर इस प्लस के चार्ज को हटाने के लिए इस बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया। तो रिजल्ट क्या मिलेगा? CH3 CH CH3 OCH3, तो ये प्रोडक्ट बनेगा। हम लोग इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, हम लोग कह देते बॉन्ड देखो यहीं से तोड़ो, H पर माइनस O पर, सॉरी H पर प्लस O पर माइनस, मार्कोनी का रूल अप्लाई करोगे तो निगेटिव पार्ट यहाँ पर और जो दूसरा वाला पार्ट है वो यहाँ पर जोड़ दिया जाए, तब भी मार्कोनी का रूल अप्लाई करके भी हम लोग सिंपल केसेज में काम कर सकते हैं। तो इस तरह से एल्कीन और अल्कोहल मिल करके ईथर बना लेते हैं। ठीक, इस तरह के रिएक्शंस हम लोगों ने एल्कीन चैप्टर में खूब पढ़े हैं। तो कोई भी एल्कीन रहे, कोई भी अल्कोहल रहे, एसिडिक मीडियम के लिए H2SO4 का इस्तेमाल करोगे, H2SO4 H+ आयन देगा, H+ आयन और एल्कीन मिलकर के कार्बोकैटायन बनाएंगे, कार्बोकैटायन और अल्कोहल मिलकर के इस तरह से ईथर बनाएंगे। तो ऐसे मैकेनिज्म के साथ इस रिएक्शन में आगे बढ़ते जाओगे तो कोई गड़बड़ नहीं होगा, सब सही सही चलेगा। फिर एक चौथा रिएक्शन, बाइमोलिकुलर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक, प्राइमरी अल्कोहल्स बोलो, कोई प्राइमरी अल्कोहल, जैसे कह दो प्रोपाइल अल्कोहल है, इसको हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करीब करीब 140 डिग्री सेल्सियस पर, इससे नीचे ही रहेंगे, इससे ऊपर नहीं जाएंगे, हीट करेंगे। इसके 2 मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन करेंगे, CH3 CH2 CH2O
CH2 CH2 CH3 प्लस H2। ठीक, हुआ क्या, रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, H2SO4 ने H प्लस आयन दिया, H प्लस आयन को इसमें चिपकाओ, ऑक्सीजन ने लोन पेयर के जरिए इसके साथ रिएक्शन किया, वो H2 प्लस, अब ये निकलेगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, लेकिन ध्यान देना प्राइमरी कार्बन है तो पॉजिटिव चार्ज को ले नहीं पाएगा, स्टेबल होगा नहीं, तो पॉजिटिव चार्ज अभी आता ही रहेगा, थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव चार्ज आता रहेगा, उसी समय अल्कोहल का जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो आकर के यहाँ पर रिएक्शन करेगा और ठीक, इसके साथ इसका बॉन्ड बना देना, इस पर प्लस का चार्ज आएगा तो हाइड्रोजन हटाओगे तो इस तरह से तुम्हें ईथर मिलेगा। तो सिर्फ यहां पर जो प्राइमरी अल्कोहल्स है वही काम आते हैं, सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल ले लोगे तो क्या होगा, चलो मैं एक टर्शरी अल्कोहल लेकर के तुमको दिखाते हैं क्या होगा। अगर तुमने इस रिएक्शन में एक टर्शरी अल्कोहल का इस्तेमाल कर दिया, जैसे कह दो तुमने इस अल्कोहल का इस्तेमाल किया और सोचा कि ऐसा ही रिएक्शन हो जाए, तो टर्शरी अल्कोहल में क्या होगा, H प्लस ऑक्सीजन, इसने अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को डोनेट किया, एज अ रिजल्ट OH2 प्लस बना, ये यहां से निकल जाएगा और निकलते ही कार्बोकैटायन बनेगा। ठीक, अब ये कार्बोकैटायन क्या करेगा, फटाफट, चूंकि तुम हीट अप्लाई कर ही रहे हो इसलिए फटाफट ये एक H प्लस आयन यहाँ से चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, चलो मान लो यहीं से दिखा देते हैं कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करा दिया, मतलब ये बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करा दिया, तो यहाँ डबल बॉन्ड, H पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये हाइड्रोजन आयन लूज करके एल्कीन बना लेगा, और टर्शरी में एल्कीन बनाने की टेंडेंसी मैक्सिमम होती है। टर्शरी अल्कोहल्स को थोड़ा भी तुमने एसिडिक मीडियम में हीट किया नहीं कि वो पहुंच जाते हैं वहीं पर, कार्बोकैटायन में से H निकालते हुए एल्कीन बना देंगे। सेकेंडरी में भी टेंडेंसी काफ़ी हैवी होती है। ठीक, तो इसीलिए प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल में सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल इस रास्ते पर जाएगा, सेकेंडरी और टर्शरी है तो उसमें एल्कीन बनने की संभावनाएं ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग सेकेंडरी और टर्शरी पर ये रिएक्शन ट्राई नहीं करते हैं। तो यही सारे मेथड्स हैं जिनसे तुम ईथर बना सकते हो, यही 3-4 मेथड्स हैं जिनसे तुम ईथर बनाओगे। और ईथर के रिएक्शंस की बात करी जाए, रिएक्शंस ऑफ ईथर्स, रिएक्शंस पर आने से पहले एक और चीज, ठीक, एक छोटा सा ऐसे छोटा सा प्रश्न, क्या ईथर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं? तो हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, जैसे हम लोगों ने अल्कोहल में पढ़ा था कि OH होता है और इस H की वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल अल्कोहल के दूसरे मॉलिक्यूल के पास आएगा, इस हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस है। क्यों डेल्टा प्लस है? क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहा है। तो और इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसके पास लोन पेयर है, दोनों में अट्रैक्शन हो जाएगा और इस अट्रैक्शन को तुम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हो, यही ना? क्या ईथर में ऐसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाएगा? तो आंसर है नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें H नहीं है। ठीक, अब क्वेश्चन थोड़ा और ध्यान से सुनना, क्या ईथर के मॉलिक्यूल्स पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं? क्या ईथर के मॉलिक्यूल्स पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं? तो चलो एक पानी का मॉलिक्यूल लिख करके देखते हैं। पानी के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस है और ईथर के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन पर लोन पेयर है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है ना, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास लोन पेयर है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। लेकिन ध्यान देना, ईथर जो है हाइड्रोजन के जरिए नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है, ईथर जो है लोन पेयर के जरिए पार्टिसिपेट कर रहा है। इसीलिए जो छोटे ईथर्स होते हैं वो पानी में आसानी से घुलने लगते हैं। बड़ा ईथर रहेगा तो नहीं घुलेगा, लेकिन छोटा ईथर है तो पानी में घुलने लगता है, क्योंकि ईथर का मॉलिक्यूल अपना लोन पेयर इस्तेमाल करेगा, पानी का मॉलिक्यूल अपना हाइड्रोजन इस्तेमाल करेगा, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में
दो तरह से पार्टिसिपेट किया जा सकता है, एक तो हाइड्रोजन के जरिए, दूसरा लोन पेयर के जरिए। तो ईथर हाइड्रोजन के जरिए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन लोन पेयर के जरिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो प्योर ईथर में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, लेकिन ईथर प्लस वाटर का मिक्सचर है, तो ईथर के मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से ईथर्स की पानी में थोड़ी सॉल्युबिलिटी भी होती है। ईथर्स, छोटे ईथर्स पानी में घुल जाते हैं, बड़ा रहेगा तो नहीं घुलेगा, लेकिन छोटे ईथर्स पानी में घुल जाते हैं। फिलहाल हम आते हैं रिएक्शंस के ऊपर, ईथर्स के रिएक्शंस। ईथर्स में होता क्या है कि ईथर्स बड़े इनर्ट होते हैं, दे आर इनर्ट कंपाउंड, जल्दी कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, बड़े थोड़े से इनके रिएक्शंस नोन है, कोई ज्यादा रिएक्शंस इनके नोन नहीं है, तो ये जल्दी कोई रिएक्शन नहीं करते। हालांकि अगर इनको एसिडिक मीडियम में रखा जाए, अगर मीडियम को एसिडिक किया जाए, कोई स्ट्रॉन्ग एसिड हो, तो H प्लस और ऑक्सीजन के लोन पेयर के बीच में पहले रिएक्शन होगा तो एक ऐसा सिचुएशन बीच में आएगा, ठीक, कि जब ऑक्सीजन पर प्लस का चार्ज हो जाएगा, और अगर कंसंट्रेटेड स्ट्रॉन्ग एसिड रहे तो वो हाइड्रोजन आयन इसको देगा, ऑक्सीजन पर प्लस आएगा। अब देखो ये बॉन्ड चाहे ये बॉन्ड ब्रेक करो, तो इस तरह का रिएक्शन जो है ईथर में देखने को मिलेगा। जब इस पर जगह बनेगी तो कोई न्यूक्लियोफाइल अगर अवेलेबल है तो वो न्यूक्लियोफाइल इसके साथ रिएक्शन करके RNU प्लस ROH, कुछ ऐसा रिएक्शन तुमको देखने को मिलेगा। ईथर्स में बस यही एक रिएक्शन होता है, ठीक, और कोई दूसरा रिएक्शन इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम हमें देखने को नहीं मिलेगा। कि कोई कंसंट्रेटेड एसिड हो तो एसिड अपना H प्लस इसको देगा, ऑक्सीजन पर प्लस का चार्ज आएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, कार्बन पर प्लस का चार्ज आने लगेगा, न्यूक्लियोफाइल इसके साथ रिएक्शन करेगा। और ऐसे रिएक्शंस ही ईथर के साथ जो है मोस्ट ऑफ द टाइम तुमको देखने को मिलेंगे। ठीक, यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आते हैं तो बात हम लोग फिर से आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, ब्रेक के बाद फिर से आ गए हैं हम। तो जैसे हम लोग यहाँ पर HI का रिएक्शन ईथर के साथ करा दें, तो ROR सिमेट्रिकल ईथर ले लिया है ताकि अभी लफड़ा कम रहे। HI से रिएक्शन कराओगे, H पर डेल्टा प्लस, I पर डेल्टा माइनस, तुम ऐसे भी लिख सकते हो। इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, आयोडाइड अलग हो जाएगा। ROR, H को ऑक्सीजन के साथ जोड़ा, ऑक्सीजन ने लोन पेयर डोनेट किया तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज, I माइनस यहाँ से अलग हुआ। अब चूंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच ले जाएगा। इस वाले बॉन्ड को मत ब्रेक करना है, तो अभी अभी बनाया है, इसको ब्रेक करोगे तो फिर से वापस पीछे आ जाओगे। तो आगे बढ़ने की दिशा में सोचो, ठीक, ऐसा नहीं कि ये बॉन्ड नहीं ब्रेक हो सकता, ये भी ब्रेक हो सकता है, तो रिएक्शन पीछे चला जाएगा, या कह सकते हो ये स्टेप रिवर्सेबल है, आगे भी जाता है पीछे भी जाता है। जब जब ये बॉन्ड टूटेगा रिएक्शन पीछे चला जाएगा, और अगर ये बॉन्ड टूटा तो रिएक्शन आगे बढ़ेगा। तो ये बॉन्ड टूटा, ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, आयोडाइड ने अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया, ये बन गया RI प्लस ROH। ध्यान देना, अगर HI ज्यादा अमाउंट में रहेगा, ये तो मान लो कि हमने एक ही इक्विवेलेंट लिया था, जस्ट एक इक्विवेलेंट, तो एक बार रिएक्शन हुआ, बात खत्म। लेकिन अगर HI ज्यादा रहेगा, एक और इक्विवेलेंट रहेगा, तो फिर इसके साथ एक HI का एक बार और रिएक्शन होगा, ROH, और HI का फिर से रिएक्शन होगा, H पर प्लस I पर माइनस, ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन H को दिया, आयोडीन इलेक्ट्रॉन लेकर निकल गया, ROH2 प्लस और I माइनस, जब ये निकल करके जाएगा तो आयोडाइड यहाँ पर दोबारा रिएक्शन करेगा, तो RI प्लस H2O, तो रिएक्शन वहां तक हो जाएगा। तो शॉर्ट में अगर हम बात करें, इस मैकेनिज्म को समझने के बाद थोड़ा शॉर्ट में अगर हम चीज़ों को लिखें तो हम लिखेंगे कि ये है तुम्हारा ईथर और HI एक इक्विवेलेंट, एक इक्विवेलेंट मतलब एक बार ये तो एक बार ये, और ROR HI दो इक्विवेलेंट, दो इक्विवेलेंट मतलब एक बार ये तो दो बार इसको लिया है ताकि दो बार रिएक्शन हो सके। तो यहां तो रिएक्शन एक ही बार होगा, क्या दो बॉन्ड यहां से टूटा, RI और ROH, कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर यही दो बार लिया हुआ है तो बॉन्ड इधर से भी टूटेगा, फिर आगे चल करके इधर से भी टूटेगा, तो RI दो बार
प्लस H2। तो रिएक्शन यहाँ पर रुकेगा कि यहाँ तक जाएगा, डिपेंड करता है कि तुमने हाइड्रोजन आयोडाइड का कितना इक्विवेलेंट लिया है, एक ही इक्विवेलेंट लिया है या फिर एक से ज़्यादा इक्विवेलेंट लिया है। जहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड ले सकते हैं वहाँ पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड लेने के बारे में भी सोचा जा सकता है, हाइड्रोजन क्लोराइड भी लेने के बारे में सोचा जा सकता है, बट हाइड्रोजन आयोडाइड इज़ द बेस्ट, क्योंकि जब टूटेगा ये तो इसमें से I माइनस मिलेगा, इसमें से Br माइनस मिलेगा, इसमें से Cl माइनस मिलेगा, और I माइनस सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। ये खराब न्यूक्लियोफाइल, ये और खराब न्यूक्लियोफाइल, तो I माइनस जो है सबसे अच्छे से सबसे जल्दी रिएक्शन करेगा। Br माइनस के साथ फजीहत होगी, रिएक्शन जल्दी होगा नहीं, क्लोराइड और भी परेशानी खड़ी कर देगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे रिएक्शन हम लोग HI के साथ ही कराते हुए नजर आएंगे। कुछ रियलिस्टिक एग्जाम्पल्स अब हम लोग लें, कुछ रियलिस्टिक एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे अगर हम एक तरफ मिथाइल रख ले, बीच में ऑक्सीजन, दूसरी तरफ इथाइल, और इसका रिएक्शन HI के साथ करा दे, तो हम जानते हैं ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, आयोडीन इलेक्ट्रॉन लेकर गया तो CH3O CH2CH3, ये हुआ इस पर प्लस का चार्ज। ठीक, अब देखो बॉन्ड इधर से भी टूट सकता है, इधर से भी टूट सकता है, इधर से तोड़े कि इधर से तोड़े, तो हमने ये वाला बॉन्ड तोड़ा, इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, और जो I माइनस यहाँ से निकलेगा वो I माइनस इस कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक, ये ग्रुप जा रहा है, ये ग्रुप आ रहा है, तुम समझ सकते हो SN2 मैकेनिज्म है। तो ये हो गया CH3I प्लस CH3CH2OH। आयोडाइड यहीं पर क्यों रिएक्शन किया, आयोडाइड यहाँ पर रिएक्शन कर सकता था, बॉन्ड इधर से भी टूट सकता था। ठीक, इस बॉन्ड की जगह ये वाला बॉन्ड तोड़ते, आयोडाइड यहाँ की जगह यहाँ पर भी रिएक्शन कराने के बारे में सोचा जा सकता था। तो इस चीज को अगर हम यहाँ पर तुम्हारे लिए साइड में लिख दे कि आयोडाइड इधर की तरफ रिएक्शन कर रहा है। ठीक, तो इसमें और इसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन तुम ध्यान से देखो यहाँ भीड़ बहुत कम है, 3 छोटे छोटे हाइड्रोजन है, कोई भीड़ नहीं है। यहाँ पर एक बड़ा एल्किल ग्रुप भी है, बैक साइड अटैक, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो हम जानते हैं भीड़ जितनी ज़्यादा हो जाएगी बैक साइड अटैक उतना मुश्किल हो जाएगा, रिएक्शन उतना मुश्किल होगा। तो यहाँ पर इसकी वजह से थोड़ी ज़्यादा क्राउडिंग है, जबकि यहाँ पर 3 छोटे छोटे हाइड्रोजन्स है, यहाँ पर इसकी वजह से ज़्यादा क्राउडिंग है। यहाँ पर 3 छोटे छोटे हाइड्रोजन्स है, तो आयोडाइड यहाँ पर बैक साइड अटैक बड़ी आसानी से करेगा और रिएक्शन इसी रास्ते पर बनेगा और यही मेन प्रोडक्ट होगा। थोड़ा बहुत वो भी हो सकता है, हम बिल्कुल इनकार तो नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत वो भी हो सकता है, लेकिन बहुत कम। तो मेन प्रोडक्ट यही है, और डेफिनेटली HI हमने एक इक्विवेलेंट लिया हुआ है। एक से ज़्यादा इक्विवेलेंट रहेगा तो फिर ये भी CH3CH2I में बदल जाएगा। एक दूसरा सिचुएशन इसी के जैसा, इसका रिएक्शन HI से करा दे तो कुछ वैसी चीजें होंगी। यहाँ से H प्लस मिलेगा, I माइनस मिलेगा, H प्लस को ऑक्सीजन में चिपका दो, तो H प्लस को ऑक्सीजन में चिपकाया तो ऑक्सीजन पर प्लस आ गया। अब 2 चीजें पॉसिबल है, बॉन्ड इधर से टूटे या बॉन्ड इधर से टूटे। तो बॉन्ड अगर हम इधर से तोड़ते हैं I माइनस यहीं पर अटैक करेगा। ध्यान देना यहाँ पर फिर से इन दोनों की वजह से भीड़ ज़्यादा है। यहाँ पर एक ही, ये CH2 है, यहाँ पर एक ही एल्किल ग्रुप है, एक एल्किल ग्रुप की भीड़ है, यहाँ पर 2 एल्किल ग्रुप्स की भीड़ है। 2 एल्किल ग्रुप्स की भीड़ होने का मतलब उधर आयोडाइड अटैक नहीं करेगा, आयोडाइड इधर अटैक करेगा। फिर से SN2 रिएक्शन फॉलो होगा, SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा, CH3CH2I प्लस OH, और फिर ये पीछे जो खेल तमाशा है सब उसी में जोड़ दो, कुछ ऐसा। एक और एग्जांपल हम लोग ले, इसमें एक तरफ टर्शियरी कर देते हैं, टर्शियरी एल्किल ग्रुप। टर्शियरी एल्किल ग्रुप है तो क्या होगा, HI के साथ रिएक्शन होगा, H पर प्लस, आयोडीन पर माइनस, H प्लस इसमें चिपकाओ, ठीक, यहां तक बात पहुंची। अब देखो बॉन्ड इधर से ब्रेक कर रहे हैं, CH3OH प्लस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज,
क्यों ऐसा? क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज देख रहे हो, टर्शियरी कार्बोकैटायन है। तो जब एल्किल ग्रुप टर्शियरी टाइप का रहेगा तो फिर बॉन्ड उधर से नहीं ब्रेक करेंगे, इधर से ब्रेक करेंगे, क्योंकि कार्बोकैटायन फटाफट बनेगा। और फिर इस कार्बोकैटायन के साथ I माइनस का रिएक्शन आप कराओ, तो I माइनस का रिएक्शन कराओगे तो टर्शियरी में मैकेनिज्म बदल जाएगा। टर्शियरी वाले केस में मैकेनिज्म SN1 हो रहा है ना, ये SN1 मैकेनिज्म कि पहले इसके टूटने से कार्बोकैटायन बना, फिर कार्बोकैटायन ने बाद में न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करते हुए ये प्रोडक्ट बना। तो टर्शियरी वाले केस में कार्बोकैटायन मैकेनिज्म से आगे बढ़ो। प्राइमरी सेकेंडरी है तो SN2 मैकेनिज्म से आगे बढ़ेंगे, ठीक। प्राइमरी और सेकेंडरी है तो SN2 और टर्शियरी है तो SN1 कार्बोकैटायन वाले मैकेनिज्म से आगे बढ़ेंगे। फिर जिधर स्टेबल कार्बोकैटायन इधर ही बनेगा तो इधर से रिएक्शन ऐसे होता हुआ यहाँ तक तुम पहुँचोगे। तो HI के साथ इस वे में ईथर्स का रिएक्शन होता है। HCl के साथ भी रिएक्शन प्लान कर सकते हैं, HBr के साथ भी प्लान कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ रिएक्शन उतना अच्छे से नहीं होता। तो अगर कभी प्रश्न आ जाए तो जैसे HI के साथ सॉल्व किया था वैसे HBr के भी साथ सॉल्व कर सकते हो, वैसे HCl के साथ भी सॉल्व कर सकते हो, होगा लेकिन मुश्किल से रिएक्शन होगा। HI के साथ रिएक्शन सबसे आसान होता है। तो यही एक काम का रिएक्शन है। इसके अलावा देखो, ये जो ईथर्स होते हैं ये बेस का भी काम कर सकते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो ये बेस का काम तो कर ही सकते हैं। जो भी लोन पेयर डोनेट करेगा वो बेस का काम करेगा। लेकिन ध्यान देना, ऑक्सीजन जो है, न्यूट्रल ऑक्सीजन उतना मन लगा करके इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करता। अगर यही ऐसा ऑक्सीजन रहे तो ये खूब अच्छे से लोन पेयर डोनेट करेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। लेकिन ये ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट करना उतना पसंद नहीं करता, तो बहुत ही वीक बेस है, ठीक। जैसे मान लो इसको H2SO4 के साथ मिला दिया तो H2SO4 क्या करेगा, अपना H प्लस इसको दे देगा, तो ROR H पर प्लस और HSO4 माइनस, ठीक। तो ये बेस, ये एसिड और ये दोनों कैटायन और एनायन मिला करके कह सकते हो सॉल्ट। लेकिन ये सॉल्ट स्टेबल नहीं है, उस तरह की स्टेबिलिटी इसकी नहीं होती है कि इसको सोल्यूशन में से बाहर निकाला जा सके। बस ये सोल्यूशन में ही रहेगा, सोल्यूशन से बाहर निकालने की कोशिश करोगे तो H प्लस निकल के फिर उधर भाग जाएगा, तो सोल्यूशन से बाहर नहीं निकाल सकते। तो ये बेस का काम कर सकता है। कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिड और बेस मिलकर के कुछ इस तरह का रिएक्शन करेंगे, लेकिन ये रिएक्शन जो है किसी बहुत काम का रिएक्शन नहीं, क्योंकि तुम इसको आइसोलेट नहीं कर सकते। इसको बाहर निकालने की कोशिश करोगे सोल्यूशन से तो कभी निकल नहीं पाएगा। जैसे बाहर निकालने जाओगे H इसमें से निकल कर फिर उसमें भाग जाएगा, तो ईथर फिर अलग और H2SO4 अलग, तो बाहर नहीं निकाल सकते। इसीलिए ये रिएक्शन कोई यूजफुल रिएक्शन नहीं। यहाँ कॉन्सेप्ट वाइज अगर पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं कि ईथर्स जो है वीक बेस का काम कर सकते हैं, लेकिन इतना वीक बेस है कि कोई बहुत मतलब नहीं है इस रिएक्शन का। तो एक ही काम का रिएक्शन है ये HI के साथ रिएक्शन, या फिर HBr और HCl के साथ भी थोड़ी प्लानिंग करी जा सकती है। उसके अलावा ईथर्स में ध्यान देना, ईथर्स रिएक्शन नहीं करते हैं, जल्दी रिएक्शन नहीं करते हैं, इसीलिए बहुत सारे ऑर्गेनिक रिएक्शंस में ईथर्स को सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जो बाकी चीजों के साथ रिएक्शन न करे। तुमने लिया A और B, दोनों रिएक्शन करके C और D बना रहे हैं। तुमने सॉल्वेंट S ले लिया, तो सॉल्वेंट S ऐसा होना चाहिए कि इन चारों में से किसी के साथ सॉल्वेंट का रिएक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि सॉल्वेंट भी रिएक्शन करने लगेगा तो फिर इसी में एंटीसेंट पता नहीं क्या बन जाएगा, हमको पता ही नहीं चलेगा। तो सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट न करे। तो ईथर्स में ये बात होती है, ईथर्स जल्दी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए बहुत सारे रिएक्शंस में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएक्शंस में ईथर्स को एज सॉल्वेंट इस्तेमाल किया जाता है। सबसे कॉमन है डाईइथाइल ईथर, इसको सॉल्वेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं। और एक और कॉमन है साइक्लिक ईथर है, ठीक, दोनों कार्बन चेन इधर से ऐसे जोड़े हुए हैं, THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन बोलते हैं इसको, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, फ्यूरेन, ठीक, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन THF। ये भी एक बड़ा कॉमन ईथर है, इसको भी सॉल्वेंट की तरह से यूज करते हैं। तो THF या फिर डाईइथाइल ईथर, इनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत बार बहुत सारे रिएक्शंस में सॉल्वेंट की तरह से इस्तेमाल करते हैं। और कारण कुल मिलाकर के इतना है कि ये जल्दी किसी से कोई रिएक्शन नहीं करते, इसीलिए सॉल्वेंट की तरह से इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। ईथर्स का एक अनडिजायर्ड रिएक्शन, हम नहीं चाहते हैं कि रिएक्शन हो लेकिन फिर भी होता रहता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम जान ले। जैसे सपोज हमारे पास ये वाला ईथर है,
तो ईथर जब हवा के कांटेक्ट में आते हैं तो ऑक्सीजन यहां पर रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के ठीक बगल वाले कार्बन पर ये ऑक्सीजन जाकर के रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, ये बन जाएगा OOH। ठीक, एक हाइड्रोजन यहां से हटा करके बीच में 2 ऑक्सीजन और H, पेरोक्साइड कहते हैं इसको, पेरोक्साइड टाइप का सिचुएशन बन गया ना। ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड को पेरोक्साइड बॉन्ड कहते हैं, और अगर किसी कंपाउंड के अंदर ये वाला बॉन्ड है तो उसे पेरोक्साइड की कैटेगरी में रखेंगे। तो ईथर जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके धीरे धीरे पेरोक्साइड बनाता रहता है, बहुत ज़्यादा नहीं बनाएगा। जैसे मान लो तुमने एक बॉटल में 100 ग्राम ईथर रख दिया, अब तुम उसको खोल रहे हो, बंद कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, तो कुछ ईथर तो तुमने कंज्यूम कर लिया अपने इस्तेमाल में। मान लो 100 ग्राम में से 50 ग्राम तुमने एक हफ्ते में इस्तेमाल कर लिया, बाकी जो 50 ग्राम ईथर बचा हुआ है वो हवा के साथ कांटेक्ट में आता रहता है। तो 50 ग्राम में से थोड़ा बहुत, जैसे कह दो 1 ग्राम, 50 ग्राम में से 1 ग्राम हवा के कांटेक्ट में आकर के वो पेरोक्साइड में बदल जाएगा। तो जब भी तुम ईथर्स को किसी बॉटल वगैरह में भर के रखते हो, ठीक, तो कभी न कभी तो बॉटल खोलोगे ही। जैसे बॉटल खोलोगे हवा के साथ कांटेक्ट होगा, हवा के साथ कांटेक्ट होगा तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ईथर के साथ रिएक्शन करके इस तरह का पेरोक्साइड बनाएगा। तो ईथर्स को लंबे समय तक रखने पर क्या होता है, ईथर्स का कुछ हिस्सा, ठीक, जैसे कह दो 1% या 2% हिस्सा इस पेरोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये पेरोक्साइड डेंजरस है, एक्सप्लोसिव है। अगर इसको हीट करोगे तो एक्सप्लोजन हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, तुम आसपास हो तो तुम्हें चोट भी लग सकती है, राइट, तुम्हें चोट भी लग सकती है। तो इसीलिए जैसे ईथर्स का डिस्टिलेशन कभी करते हैं, डिस्टिलेशन समझते हो ना, अगर कोई लिक्विड इम्प्योर है, एक इम्प्योर लिक्विड है, तो इसको क्या करो, एक फ्लास्क में भर लो, ये इम्प्योर लिक्विड है, इम्प्योर लिक्विड है, इसको हीट करो, हीट करोगे तो बॉयल करेगा, बॉयल करेगा तो वेपर बनेगा, तो वेपर जो है वो तो प्योर रहेगा ना, प्योर वेपर। फिर इस वेपर को दूसरी जगह ले जाकर के कूल कर लो, ठंडा कर लो, ठंडा करोगे तो प्योर लिक्विड तुम्हें मिल जाएगा। तो इम्प्योर लिक्विड को बॉयल किया, बॉयल करके प्योर वेपर बनाया, प्योर वेपर को ठंडा करके प्योर लिक्विड बना लिया। ठीक, जैसे पानी है, थोड़ा साफ नहीं है, उसको उबालो, पानी की भाप बनेगी, भाप को ठंडा करके दूसरी जगह साफ पानी बना सकते हो। तो इसी को तुम बोलते हो डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन। तो ईथर्स को, जैसे अब ईथर में तो इसकी इम्प्योरिटी आ गई ना, पहले तुमने 100% प्योर ईथर रखा, 1 महीने के लिए छोड़ दिया तो धीरे धीरे उसी में 2% पेरोक्साइड भी बन गया, 98% ईथर 2% पेरोक्साइड। तो हम उसको प्यूरिफाई करना चाहते हैं। तो जब प्यूरिफाई करेंगे तो इसी तरह से ईथर को ले लिया एक राउंड बॉटम फ्लास्क में और बॉयल कर रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं तो ईथर का प्योर वेपर बनेगा, जिसे ठंडा करके प्योर ईथर बनाया जा सकता है। तो जब बॉयल करोगे तो बॉयल करते करते ये लिक्विड कभी ना कभी तो खत्म होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, लास्ट में ड्राई हो जाएगा। जैसे एक बर्तन में पानी ले लो, गर्म करते रहो, गर्म करते रहो, गर्म करते रहो, पूरा पानी उड़ जाएगा तो लास्ट में बर्तन ड्राई हो जाएगा ना। तो डिस्टिलेशन कर रहे हो, ईथर्स को बॉयल कर रहे हो, कभी भी इतना डिस्टिलेशन नहीं करेंगे कि ये फ्लास्क ड्राई हो जाए, इसको ड्राई होने तक बॉयल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर तुमने ड्राई होने तक बॉयल किया तो लास्ट में ये बचा रहेगा, और जब ये बचा रहेगा और इसको हीट करोगे तो धड़ाम, ठीक, धमाका होगा, एक्सप्लोजन, चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, जान भी जा सकती है। तो जब भी ईथर्स का डिस्टिलेशन करते हैं कभी भी ड्राइनेस तक इसको इवेपोरेट नहीं करते, नेवर इवेपोरेट द ईथर्स अप टू ड्राइनेस। जैसे पानी एक बर्तन में भर के गर्म करते गए करते गए करते गए, अंतिम में पूरा उड़ जाएगा, बर्तन सूखा रह जाएगा, इसको बोलते हैं इवेपोरेशन टिल ड्राइनेस, ड्राई होने तक इवेपोरेट तुमने किया। तो ईथर्स के साथ कभी भी ये चीज़ नहीं करेंगे कि इवेपोरेशन टिल ड्राइनेस नहीं अप्लाई करेंगे। अगर ऐसा करते हो तो लास्ट में ये ईथर तो पूरा उड़ जाएगा, उड़ करके उधर इकट्ठा हो गया, लेकिन ये जो लास्ट में पेरोक्साइड रहेगा उसकी वजह से एक्सप्लोजन हो सकता है, और एक्सप्लोजन की वजह से चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, जान भी जा सकती है। ठीक, बहुत बार लैब में ऐसे एक्सीडेंट होते रहते हैं, क्योंकि इसको लोग सीरियसली नहीं लेते, सोचते कि इसमें क्या होगा, लेकिन जब चोट लगती तब समझ में आता है कि ओ हो ऐसा भी होता है। ठीक, तो ईथर्स में ऑक्सीजन की वजह से पेरोक्साइड की इम्प्योरिटी आ जाएगी, और इसीलिए ईथर्स को कभी भी ड्राइनेस तक इवेपोरेट नहीं करेंगे। पेरोक्साइड है कि नहीं है कभी कभी हमें टेस्ट करना होता है, तो हम लोग फेरस सल्फेट के साथ टेस्ट करते हैं। सॉरी, टेस्ट करने की बात नहीं, हम दूसरी बात कहना चाहते थे। पेरोक्साइड को रिमूव करना है, ठीक, पेरोक्साइड को रिमूव करना है तो फेरस सल्फेट के साथ
जो ईथर है, ईथर में थोड़ा फेरस सल्फेट मिला दो। फेरस सल्फेट मिला करके थोड़ा सा हीट करोगे तो तुम देखोगे कि जो पेरोक्साइड है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कैसे डिस्ट्रॉय हो जाएगा? क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका ऑक्सीडेशन करने में खर्च हो जाएगा। फेरस सल्फेट का ऑक्सीडेशन होगा तो फेरिक सल्फेट बनेगा, फेरस सल्फेट का ऑक्सीडेशन होगा तो फेरिक सल्फेट बनेगा, और इस ऑक्सीडेशन में पेरोक्साइड खर्च हो जाएगा। तो अगर ईथर्स का डिस्टिलेशन करना है तो सबसे सिंपल रास्ता है कि उसमें थोड़ा सा फेरस सल्फेट मिलाओ, अब उसका डिस्टिलेशन करते रहो, कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि फेरस सल्फेट क्या करेगा, वो फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा और उस प्रोसेस में जो तुम्हारा पेरोक्साइड है वो कंज्यूम हो गया। कंज्यूम हो गया तो जो एक्सप्लोजन हो रहा था वो एक्सप्लोजन अब नहीं होगा। तो पेरोक्साइड को डिस्ट्रॉय करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए ईथर में थोड़ा सा फेरस सल्फेट मिला देते हैं। फेरस सल्फेट का ऑक्सीडेशन होगा तो फेरिक सल्फेट बनेगा, और इस ऑक्सीडेशन में ये पेरोक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा तो ये भी खर्च हो जाएगा। तो फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट बना और पेरोक्साइड खत्म हो गया। खत्म हो गया तो जो एक्सप्लोजन हो रहा था वो एक्सप्लोजन नहीं हो पाएगा। ठीक, तो ईथर्स में हमारी तरफ से इतना ही। क्या क्या चीज़ें हमने तुम्हें पढ़ाई? ईथर्स के स्ट्रक्चर पर बात किया, थोड़ा सा IUPAC नाम भी बताया, ईथर्स को बनाने के 3-4 रिएक्शंस पर हम लोगों ने बातें की। फिर ईथर्स के रिएक्शंस की बात आई तो हमने कहा कि ईथर्स बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं करते, एक ही काम का रिएक्शन है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। 1 इक्विवेलेंट है तो कुछ और, 2 इक्विवेलेंट है तो कुछ और। फिर अलग अलग सिचुएशंस में हमने तुम्हें रिएक्शंस भी कुछ करके दिखाए। और फाइनली ईथर्स का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुआ तो पेरोक्साइड बना, और ये चूंकि एक्सप्लोजन कर सकता है इसीलिए कभी भी ईथर्स को इवेपोरेशन टिल ड्राइनेस, ठीक, ड्राई होने तक इवेपोरेट करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो इस क्लास में हमारी तरफ से इतना ही। फिर मिलेंगे दूसरे क्लास में दूसरे टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय।